नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हमने शुरू किया था जैसा कि पिछले वीडियो में विद्युत और कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का चैप्टर है और इसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत आवेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके प्रकार पढ़े थे, धनावेश और ऋणावेश। फिर इसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था विद्युत धारा। विद्युत धारा तो यह क्या है, तो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर हमने देखा था विद्युत विभव। विद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था विद्युत विभवांतर। विभवांतर तो एकांक आवेश को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। आवेश के लिए हमने सूत्र देखा था Q बराबर NE। इसके लिए देखा था I बराबर Q बटे T। देन आप लिख सकते हैं, यहां पे एक लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं तो Q का एक में गुणा होगा तो Q हो जाएगा और I का T में करेंगे तो IT हो जाएगा और दोनों को मिला लेंगे तो Q बराबर NE बराबर क्या मिल जाएगा, IT मिल जाएगा। इस तरह से यह सूत्र हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था विद्युत विभव के लिए सूत्र V बराबर W बाई Q और यह पढ़ा था डेल्टा V बराबर W बाई Q। सामान्यतः विभवांतर के लिए भी हम V का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ आइए देखते हैं अगली हेडिंग। तो अगली हेडिंग बना लीजिए विद्युत परिपथ। ठीक है, अच्छा आपको मान लेते हैं यहां पे आपको कोई लाइट दे दी जाए, बल्ब दे दिया जाए। देखिए यहां पे मान लेते हैं या कोई बल्ब दे दिया जाए। ऐसे आपके पास कोई बल्ब है, इसे जलाना है तो तार का केवल एक सिरा लाइट में ले जाके लगा देंगे, या मान लेते हैं बैटरी यहां कोई लगी होगी, बैटरी कोई लगी है तो एक सिरा केवल लगा देने से क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं। इसका दूसरा सिरा भी लाके यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ प्रतीक बताएंगे बैटरी क्या होती है। बैटरी मतलब प्रतीक दर्शाते कैसे हैं, सेल को कैसे दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ बैटरी लगी है, इसका एक सिरा ले जाके लगाएंगे तो नहीं जलेगा बल्ब, दूसरा सिरा भी यहां से लेके आना पड़ेगा तब जाके बल्ब जलेगा। तो अब बताइए यह जो धारा प्रवाहित हो रही है यह कैसा परिपथ बना रही है, बंद परिपथ। क्या बना रही है, बंद परिपथ। ठीक है, किसी उपकरण को कार्य अगर करवाना है उससे तो उसके लिए एक बंद परिपथ चाहिए धारा की प्रवाह का। तो हम कहते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है, धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को, प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो धारा के, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ प्रतीक होते हैं वो भी देख लीजिए। तो जैसे बल्ब का प्रतीक आपको इस तरह से भी बना सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बना देता है, थोड़ा सा खराब हो गया, देखिए यहां पे ऐसे बना देगा, यह बल्ब बना देगा। ठीक है, अब यहां पे अगर यह देखिए, यह तो बैटरी है, एक बड़ा एक छोटा फिर बड़ा एक छोटा, अगर एक सेल, इसे कहते हैं एक सेल, प्लस और माइनस, इसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। अगर कई सेलों को इसी प्रकार से जोड़ दिया जाए तो हम कहते हैं बैटरी। जैसे ये देखिए, कई सेलों को, दो या दो से अधिक सेल हुए तो हो जाएगी बैटरी। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो बड़ा वाला जिधर रहता प्लस, जिधर छोटा वाला रहता उधर माइनस। ठीक है, तो इसे कहते हैं बैटरी और एक रहेगा तो क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अगर इस तरह से बना दिया तो प्रतिरोध कहलाएगा। अब प्रतिरोध के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, यह क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। यह क्या है, सेल। यह क्या है, बैटरी। अगर इस प्रकार से बना दिया तो इसे कहते हैं कुंजी, बंद कुंजी। अगर बीच वाला हटा दिया तो इसे कहते हैं खुली कुंजी। ठीक है, तो यह क्या है, कुंजी, कुंजी है। ठीक है, यह है बंद कुंजी और यह क्या है, खुली कुंजी। अब इसके बाद और भी प्रतीक होते हैं। ठीक,
तो जैसे एक प्रतीक होता है तार संधि का, मान लेते हैं यहाँ पे कोई तार ला के जोड़ दिया जाए तो इस तरह से तार संधि दिखाई जाती है, तार संधि। ठीक है, इसी प्रकार अमीटर है तो अमीटर को इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस कर लिया जाता है। फिर विभवांतर, विभव मापी है यानी वोल्ट मीटर है तो एक तरफ प्लस कर लिया जाता है, एक तरफ यह कर लिया जाता है, तो अमीटर हो गया, यह क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दिखाया जाता है क्रॉस तार, क्रॉसिंग, तार की क्रॉसिंग। मान लेते हैं यहां से एक तार गुजरा है, और क्रॉसिंग का मतलब होता है तार तार से भिड़ना नहीं चाहिए, यहां से ले जाना है, तो क्रॉसिंग ऐसे दिखाई जाती है, यानी यह तार ऊपर से आया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऊपर से आया, इसे तार संधि कहते हैं। अगर इस तरह से बना हुआ है, कहीं पर इस तरह से बना हुआ है, तो आप समझ जाइए यह क्या है, यह है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, यानी इससे धारा नियंत्रित की जाती है, धारा नियंत्रक है। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है। तो यह सभी प्रतीक एक बार देख लीजिए, यह क्या है, बल्ब का प्रतीक, या तो बल्ब इस तरह से बना सकता है। यह दो कुंजियां हैं, एक खुली कुंजी है, एक कैसी है, बंद कुंजी है। यह क्या है, धारा नियंत्रक है। क्या है, धारा नियंत्रक। यह क्या है, सेल है। यह क्या है, बैटरी है। एक से अधिक हो गया यानी 2 या 2 से अधिक हुआ, तो इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक बना दिया जाता है तब क्या कहते हैं, उसे बैटरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस तार कहते हैं, क्रॉस तार कहते हैं। इसे अमीटर कहते हैं, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे तार संधि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इतने प्रतीक देख लीजिए, काम आएंगे बीच बीच में, तो यह प्रतीक याद रखेंगे। अब हम लिख लेते हैं विद्युत परिपथ की परिभाषा। तो चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसमें कई अवयव होते हैं, कई अवयव या घटक लिख सकते हैं, होते हैं। जैसे अभी जो लिखे थे, जैसे कौन कौन से, बल्ब हो गया, ये उसे कहते हैं विद्युत उपकरण। बल्ब के साथ क्या पंखा नहीं हो सकता, पंखा भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे विद्युत उपकरण। तो कोई विद्युत उपकरण हो सकता है, सेल या बैटरी हो सकती है, तो सेल लिख सकते हैं या बैटरी भी लिख सकते हैं। कुंजी हो सकती है, कुंजी भी लगानी पड़ती है ना। धारा नियंत्रक हो सकता है, धारा नियंत्रक आदि कर लीजिए। तो एक परिपथ हम बना देते हैं। देखिए यहां पे, यह मान लेते हैं यहां पे लग गया बल्ब, यह बल्ब लग गया। इसके बाद यहां पे लगा दीजिए यहां पे अमीटर लगा दीजिए। ठीक है, धारा नापने के लिए। ठीक है, अमीटर लग गया, लगाने का मन करे तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक बंद परिपथ का निर्माण करना, तो छोड़ दीजिए इसको, अभी केवल बंद परिपथ बनाइए। यहाँ अब देखिए, धारा प्रवाह चाहिए तो ये तो सेल चाहिए, तो क्या चाहिए, बैटरी। तो आप सेल लगा दीजिए यहाँ पे, एक ही बल्ब जलाना है तो सेल। अब बल्ब डिपेंड करता है क्या है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब बैटरी ही लगा देते हैं। बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। यहाँ से हमने लगा दिया। अब इसको चाबी भी लगाना पड़ेगा, कुंजी भी लगाना पड़ेगा चालू और बंद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह रहा बंद परिपथ। बंद परिपथ, धारा के लिए बंद परिपथ ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर इस परिपथ में कहीं पे भी कटाव हो जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए यह परिपथ का बंद होना अति आवश्यक है। तो यह जो चाबी लगी यानी कुंजी लगी है, यह क्या करती है, यह कनेक्शन को काट देती है, कनेक्शन को काट देती है। और जब चालू करते हैं, इसे ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो यह कनेक्शन को जोड़ देती है, तो धारा प्रवाहित होने लगती है। ज्यों ही कनेक्शन कटता है त्यों ही धारा प्रवाह बंद हो जाता है। तो याद रखेंगे कि धारा के प्रवाह के बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहें अवयव और इनके प्रतीक,
तो सबसे पहले अवयव क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब। तो आप विद्युत बल्ब ऐसे ही बना सकते हैं। यह विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। और इसके बाद विद्युत बल्ब बना लिए आप लोग, कुंजी बना लेंगे, खुली कुंजी। खुली कुंजी और क्या रहेगा, बंद कुंजी। यह उतारिएगा मत, केवल देख लीजिए इसको, ठीक है। खुली कुंजी इस प्रकार से बन जाएगी, इसमें बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसे खिंच जाएगा, ठीक है। और जब बीच में हम कुछ लगा देंगे, इस तरह से बिंदु बना देंगे, तो इसे कहेंगे बंद कुंजी। एक और ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को कैसे दर्शाएंगे। प्रतिरोध क्या होता है अभी बात करते हैं। प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध को दर्शा दिए, फिर क्या दर्शाना है, धारा नियंत्रक देख लीजिए, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक ऐसे बनता है, प्रतिरोध पहले बना दिया जाएगा और इसके बाद से ऐसे ला जाता है, तो यह धारा नियंत्रक बन जाता है, ठीक है, धारा नियंत्रक बन जाता है। अमीटर, अमीटर कैसे बनता है, तो कुछ नहीं करना है, ए लिख देना है, ठीक है। एक तरफ प्लस लिख सकते हैं, एक तरफ माइनस। इसके बाद वोल्ट मीटर है, तो नीचे शायद ना दिखे, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, अभी पीछे मैंने बताया ही था, वोल्ट मीटर। और यहाँ पे इसको दर्शाते हैं वी से, इस प्रकार से गोल करके, जैसे हम मीटर करते हैं उसी तरह क्या रहेगा, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे केवल क्या करना है, कोष्टक से आपको, यानी अंदर जो ए लिखा है यहाँ पे क्या कर देना, ए को रिमूव करके वी लिख लेना, बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जैसे इतने हो गए, एक आध दो और बताए गए थे आपको अमीटर और वोल्ट मीटर के बाद भी। जैसे क्रॉस तार कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक तार गया है, तो क्रॉस लाना है तो ऐसे बना दिया जाता है, यह क्रॉस तार है, या तार क्रॉसिंग बोलते हैं, तार क्रॉसिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, तार क्रॉसिंग। और अगर इस तरह से आके लगा दिया गया, टच कर दिया गया, बिंदु बना दिया गया, इसे क्या कहते हैं, तार संधि, तार संधि। तो इतने प्रतीक हैं आपके पास, इतना याद रखेंगे तो यह पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बीच बीच में प्रयोग होते रहेंगे, चिन्ह का प्रयोग हम करते रहेंगे, तो हो जाएगा। तो सबसे पहले यह वाला भाग उतार लीजिए और प्रतीक वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। अब आइए देखते हैं आगे, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए, अगली हेडिंग बना लीजिए आप लोग, विद्युत प्रतिरोध। तो देखिएगा, इसे कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखिए यह क्या है, तो किसी भी चालक तार का गुण होता है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का, विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का लिखेंगे, किसी चालक का या किसी चालक तार का, किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो धारा का विरोध करने वाला गुण ही क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, यह याद रखेंगे।
इसे यह भी लिख लेंगे, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए, अगर किसी चालक तार की सिरों के मध्य विभवांतर V हो, ठीक है, अगर देखिए धारा प्रवाहित होगी किसी चालक तार में ना, तो धारा प्रवाहित होगी तो I मान लेते हैं, तब धारा प्रवाहित होने से उसके अंदर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। किसी चालक तार में धारा जब प्रवाहित होती है तो आवेश का प्रवाह होता है। क्या प्रवाह होता है? आवेश का। आवेश के प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश प्रवाहित होगा तो कार्य किया जाएगा, और जब कार्य किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां मान लेते हैं उत्पन्न विभवांतर क्या है? V है। क्या होगा? V होगा। अब यहां पे अगर धारा I हो, विभवांतर V हो, तो इस तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो R बराबर V बटे I होता है। R बराबर V बटे I होता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं यहां पे, अर्थात R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I, जहां आपको सब पता है R बराबर प्रतिरोध है, V बराबर विभवांतर है, I बराबर क्या है? I बराबर विद्युत धारा है। ठीक है, स्टार बना के नीचे लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? पहले तो एक मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और बीच में बटे लगा तो इसका मतलब प्रति होता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है, तो यह लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। या दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? इसी को ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओम नमः शिवाय नहीं, ओम लिखते हैं, और ओम का प्रतीक यह होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, शून्य बनाना है, शून्य वाला नीचे हटाना है, और इसके बाद एक इधर फैलाना है, एक इधर फैलाना है। यह क्या बन गया? ओम बन गया। तो इस तरह से हम ओम इसका मात्रक, अब कभी कभी परीक्षा में पूछता भी है कि बताइए प्रतिरोध का मात्रक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ओम। तो यह चलन में कम है, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि यह भी पूछ सकता है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध का मात्रक नहीं है? एक यह दे देगा, यह दे देगा, कहेगा दोनों नहीं है, या कहेगा दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसे। और एक बात और लिख लीजिए, प्रतिरोध एक अदिश राशि है। प्रतिरोध एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आई बात समझ में? तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात R बराबर V बटे I, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। और क्या होता है? प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो यहां तक आपका विद्युत प्रतिरोध उतार लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे यह कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो वे कारण जिन पर विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, उनकी बात करते हैं। जैसे लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और तापमान पर निर्भर करता है। तो इसको सबसे पहले उतार लीजिए। तो अब आइए आगे बात करते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो वे कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए, इसी से हमें विशिष्ट प्रतिरोध देखने को मिलेगा बाद में अगली हेडिंग के रूप में। तो इसे अच्छे से समझिए। तो वे कारक, हेडिंग बना लेंगे आप लोग, वे कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध यानी कैपिटल R निर्भर करता है, तो आप क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे। आगे क्या लगाएंगे? डैश। तो सबसे पहला कारक कौन है? देखिए, तो सबसे पहला कारक है चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई यल पर। ठीक है, यल पर निर्भर करता है। अब एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू यल मिलेगा। R प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? यल। तो यह याद रखें कि किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है उस चालक तार का प्रतिरोध। तो एक लाइन पहले आप लोग लिखेंगे, मैं केवल बोलूंगा
किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लंबाई अनुक्रमानुपाती संबंध मतलब क्या होता है, तो अगर एक चीज बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यदि लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आर का मान भी बढ़ेगा, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती संबंध। एक के बढ़ाने पर जब दूसरा भी वैसे ही बढ़े तो हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती संबंध। अगर एक के बढ़ाने पर दूसरा घटता है तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिख लीजिएगा एक लाइन, मैं बोल रहा हूं फिर से देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख ही देता हूं, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात नीचे लिख लेंगे, अर्थात करके आर प्रोपोर्शनल टू यल, ठीक है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तो आर प्रोपोर्शनल टू यल, यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, बहुविकल्पी में पूछता है कि बताइए लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया लिखते हैं ना क्षेत्रफल को, तो ए पर, तो यहां पे लिख सकते हैं चालक तार के, दूसरा लिख सकते हैं यहां पे तार के, यहां चालक मैं छोड़ रहा हूं तो आप लोग लिख लीजिएगा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा प्रभाव, एक बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसे प्रोपोर्शनल चिन्ह दोनों का सेम ही रहता है, समानुपाती चिन्ह कहते हैं इसे। ठीक है, तो यह अनुक्रमानुपाती मतलब जब सीधे संबंध हो, जब उल्टा यानी इनवर्स करके किया जाए तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ए को बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा, ए को बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा। ठीक है, ये का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा, यह याद रखें। तो यह हो गया कौन सा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से मतलब क्या है, यानी मोटाई। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, मोटाई से मतलब है। यानी देखिए यहाँ पे यह देखिए, यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है यानी इसकी मोटाई कम है, और यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, यह मोटाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसका जब पतला होगा तार उसका, यानी देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो अगर यह कम किया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी उल्टा संबंध है ना। तो ए को बढ़ाने पर ए को बढ़ाने पर आर घटेगा और ए को घटाने पर आर बढ़ेगा। यानी अगर इसको, यानी यह मोटा था पहले, कम कर दिया गया तो आर का मान बढ़ जाएगा। अब यह पतला था, अब मोटा कर दिया गया, यानी ए को बढ़ा दिया गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और यह बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। यानी कहा जा सकता है सीधे कि पतले तारों का प्रतिरोध कम होता है और मोटे तारों का प्रतिरोध, पतले तारों का प्रतिरोध, पतले तारों का, यानी अगर यह कम कर रहे हैं तो आर का मान बढ़ेगा, तो पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, मोटे तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए, तीसरी बात, 4 बातों पर कुल निर्भर करता है, तो इसके बाद तीसरी बात देखिए, पदार्थ की प्रकृति पर, जो चालक तार बना है उसकी प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अब इसको केवल सुनिए, तो अगर समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं 2 तार समान लंबाई के लिए जा रहे हैं, एक तार यह हो गया इतने बड़ा और इतने मोटा और इतने लंबाई का, दूसरा तार एक ये हो गया, एक कौन हो गया, बी हो गया। एक बना है
मान लेते हैं तांबे का, एक बना है मान लेते हैं लोहे का। दोनों में प्रतिरोध की मात्रा अलग अलग होगी। यानी अगर हम तार का पदार्थ बदल रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो याद रखें, किसी चालक तार के पदार्थ को बदलने पर अगर वह समान लंबाई और समान क्षेत्रफल का है तो लंबाई, अगर उससे हम पदार्थ को बदल दें, उतनी ही लंबाई और क्षेत्रफल का दूसरा तार लगाएं तो उसका प्रतिरोध बदल जाता है। तो इसको याद रखेंगे। किसी, यहाँ पे केवल एक लाइन लिख लीजिएगा जो है प्रतिरोध, यहाँ पे इसी लाइन में लिख देते हैं, आप लोग लाइन बदल लीजिएगा। प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो यह समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद एक चौथा भी है तापमान पर, चालक तार के तापमान पर, यानी टी पर। ठीक है, किस पर, टी पर। यहां पे देखिए, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कैसा संबंध आ रहा, अनुक्रमानुपाती, सीधा संबंध आ रहा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के। टी फॉर टेम्परेचर, आर फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध आप इसे एक लाइन में लिख लीजिएगा, मैं ही लिख देता हूं। तो चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा। तो पहला क्या है, कौन कौन से कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। तो चालक तार की लंबाई, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। एक को बढ़ाने पर आर का मान घटेगा और एक को घटाने पर आर का मान बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अगर चालक तार के प्रतिरोध पदार्थ को बदल दिया जाए तो उसका क्या, प्रतिरोध बदल सकता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सीधा संबंध मतलब कि अगर एक बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरे एक को घटाने से दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ से आपको यह नोट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे। इसका पहला और दूसरा नियम, यानी कि यह जो निर्भरता है प्रतिरोध की, अगर हम इसके दूसरे और पहले नियम को मिला दें तो हम कहेंगे इससे एक बनेगा सूत्र किसके लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। हम फिर बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। तो सबसे पहले इसको उतारिए। अब आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो हेडिंग बनाइए विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिएगा, अगली हेडिंग है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए यह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब बात करें, अगर पहला नियम आपने देखा था अभी ऊपर जो आपके पास आए थे दो कथन, कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिलाया जाता है तो आर यहां देखिए दोनों में सेम है। इसे लिखने का तरीका यह होता है, इन दोनों को मिलाकर लिखने का तरीका यह होता है कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसे प्रोपोर्शनल पढ़ा जाता है या समानुपाती पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसे समानुपाती पढ़ा जाता है। तो R समानुपाती है L बाई A के, L बाई A के। अब आपको पता होगा कि जब समानुपाती चिन्ह आता है तो उसको हटाकर बराबर लिखते हैं, और बराबर लिखने के साथ यहाँ पर एक कोई नियतांक लिखते हैं, और यहाँ पे जो नियतांक होता है उसे कहते हैं रो, और रो L बाई A। यह रो है, स्पेलिंग इसकी यह होती है रो, और इसे दर्शाते हैं इस P से थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसे रो कहते हैं। रो एक क्या है, नियतांक है, और इसी रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अभी कैसे मात्रक आया ओम मीटर बताते हैं। तो पहले यह जान लीजिए कि यह रो है, यह एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, और इससे क्या कहेंगे, इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होता है। एक चीज और देखिए, आपने प्रतिरोध देखा कि लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन जो रो होता है यह तो नियतांक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर लंबाई और क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखें। रो पर कभी पूछ दिया कि बताइए कि नियतांक जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या इस पर लंबाई और क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार अगर एक तार का प्रतिरोध आ गया, अगर एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोध यक्स आ गया, तो लंबाई चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, तो इसका भी प्रतिरोध कितना रहेगा? यक्स ही रहेगा। चाहे मोटाई इतनी बड़ी हो चाहे मोटाई इतनी मोटी हो, तो भी प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध कितना रहेगा? यक्स रहेगा। यानी लंबाई और क्षेत्रफल का प्रभाव विशिष्ट प्रतिरोध पर नहीं पड़ता है। एक तार लीजिए, काट कर दो टुकड़े कर दीजिए, दो टुकड़े करने से प्रत्येक का प्रतिरोध तो बदल जाएगा, क्योंकि तार छोटे हो गए, लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का समान होगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक होता है, और एक ही धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सामान्य रूप मतलब एक ही रहता है हमेशा। ठीक है, अगर एक ही धातु का तार बना हुआ है, 2 3 4 तार बना लीजिए, लंबाई छोटी मोटी करके सब कुछ कर लीजिए, आपका हमेशा जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यह एक नियतांक होता है और नियतांक का मान चेंज नहीं होता। हाँ, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक ही धातु के कई तार, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो चाहे लंबे हो चाहे छोटे हो, सबके लिए उनका मान क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यह भी एल्यूमिनियम का तार है और यह भी एल्यूमिनियम का तार। अब मानेंगे तो है नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी मानिए, एल्यूमिनियम का तार है, यह भी एल्यूमिनियम का तार है, तो यह पतला है यह मोटा है, तो इसके प्रतिरोध अलग अलग होंगे। इसके अनुप्रस्थ काट में भिन्नता आ गई है, तो प्रतिरोध दोनों के क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन क्या हम यह कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के दोनों बने हुए हैं, तो चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, या चाहे लंबे हो चाहे छोटे हो, तो हम कहेंगे दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह नियतांक होता है और एक ही धातु के लिए नियत हो जाता है। ठीक है, तो यह नियतांक होता है, एक ही धातु के लिए नियत हो जाता है, तो यह बदलेगा नहीं, तो याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं आगे। तो यहां पे देखिए लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, अभी तो भूले नहीं होंगे क्योंकि अभी तो पढ़े हैं, हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर, क्या लिखते हैं? कैपिटल आर चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, लंबाई को यहां कोष्टक में यल लिख लीजिएगा। ठीक है, साफ लिख दे रहे हम भी, यहां यल के अनुक्रमानुपाती व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू यल एंड, या लिख सकते हैं और, तथा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, तो लिखेंगे अब उपरोक्त दोनों तथ्यों से, या इसे कथन बोलते हैं, समीकरण नहीं है, समीकरण मतलब बीच में बराबर होना चाहिए, यहां प्रोपोर्शनल लग गया है, समानुपाती लग गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कथन। उपरोक्त दोनों कथनों से, उपरोक्त दोनों कथनों से क्या होगा? उपरोक्त दोनों कथनों से आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई क्या हो जाएगा? ए, या प्रोपोर्शनल हटाइए, आर बराबर रो यल, देखिए रो ऐसे लिखेंगे, याद रहे, रो यल बाई ए, रॉयल बाई ए नहीं है,
याद कर सकते हैं रॉयल बाई ए, लेकिन रो याद रखना है। क्या याद रखना है? रो याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या लिखेंगे? जहां रो, रोना नहीं है, RHO, रो एक नियतांक है, एक क्या है? नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे विशिष्ट, जब भी विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात आएगी तो इतना पूरा लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक, अब तो जुल्म हो गया, इसका मात्रक क्या होता है? कैसे निकालेंगे? रटना है ही नहीं, निकालना है। तो आप बताइए रो बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां पे बताइए, रो बराबर यहीं पे, यहां कर लेते हैं आप। यहाँ पे आर ए, यहाँ पे ये नीचे है तो यहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा, और यल यहाँ ऊपर है तो नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं RA/L बराबर रो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आर का जो होता है, आर का जो होता है यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और गुणे है तो गुणे के लिए डैश का चिन्ह प्रयोग कर दें, हाइफन, डैश नहीं हाइफन। ए है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मीटर गुणे मीटर लिख सकते हैं। तो ए को लिख सकते हैं मीटर गुणे मीटर। ठीक है, और यल का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर 1 मीटर से मर गया, हो गया ना। तो क्या बचा? ओम मीटर। क्या बचा? ओम मीटर। अब यहाँ पे यह गुणे है, याद रखें, यहाँ पे माइनस नहीं है, गुणे है। जब भी दो मात्रकों के बीच, मतलब एक ही किसी का मात्रक निकाल रहे हैं और दो लोग आ रहे हैं और वहां पे गुणे का चिन्ह है, तो हम उसके लिए हाइफन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइफन। तो हम लिखेंगे इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अगर भाग रहता ना तो इस तरह से लिखते हैं। अब प्लस वाला तो होता नहीं, मामला ही नहीं प्लस वाले का। ठीक है, तो यहां पे हाइफन लगाएंगे। यह याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है तो इस पे ना स्टार लगाएं। अब बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है तो इसलिए इस पर स्टार लगाएं। अब 5 स्टार का यह क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, फिर से देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे। क्या? हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A। उपरोक्त दोनों कथनों से R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, या अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो लगाएंगे और रो L/A। यह सूत्र याद रखिएगा, बहुत से सवाल लगेंगे इस पे। जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध को उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा इसे आपने। अब आइए देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आइए इसको समझिए और फिर लिखिए। तो अभी जैसा कि पीछे आपको बताया जा चुका है कि किसी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो उससे धारा उत्पन्न हो जाती है, और जब धारा उत्पन्न होती है तो कार्य किया जाता है। यानी कि जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो कुछ कार्य भी होता है जिसे हम विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। मान लेते हैं यह एक चालक तार है, ठीक है, यहां पर कोई आवेश Q है और यहां पे ले जाना है, तो इसमें जब यह प्रवाहित होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी? धारा। और जब यह प्रवाहित होगा तो कुछ कार्य किया जाएगा जो क्या कहलाएगा? विभवांतर। क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो जो यह उत्पन्न विभवांतर है या उत्पन्न धारा है, यह एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे देखिएगा, V प्रोपोर्शनल टू I उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, या V बराबर IR, जहां R क्या है? नियतांक है। जहां R क्या है? यह जो हटा रहे हैं प्रोपोर्शनल, उसी के स्थान पे क्या लग जाता है? बराबर। और उसे हटाने के लिए एक एवज में नियतांक लगाना पड़ता है जिसे R कहेंगे। हाँ, यह R क्या है? प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो प्रतिरोध आप पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ प्रतिरोध है, और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? R का मान किसके बराबर हो जाएगा? R जो कि एक क्या है? नियतांक है। R क्या है? नियतांक है। तो इसे हम लिख सकते हैं V/I, क्योंकि यहाँ I गुणे में है, यहाँ आएगा तो भाग में। यानी कि अगर हम ओम का नियम कहें तो ओम का नियम क्या होता है? तो किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है ओम के नियम के अनुसार। या फिर कह सकते हैं किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
या यह भी कह सकते हैं किसी चालक तार में उत्पन्न धारा या प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। लिख सकते हैं कुछ भी, दोनों में से, दोनों क्या, तीनों में से लिख सकते हैं। तो I हो अनुक्रमानुपाती V के, या V अनुक्रमानुपाती हो I के, या फिर V और I का अनुपात नियतांक हो, यानी हमेशा नियत रहे। और एक चीज और याद रखना है, इस चालक तार की लंबाई में कोई भौतिक चेंज ना लाया जाए, भौतिक परिवर्तन ना किया जाए। यानी कि क्या ना किया जाए, ताप ना बदला जाए, लंबाई को ना बदला जाए, और क्या ना बदला जाए, क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना बदला जाए। तो इसे कहते हैं, देखिए, तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर ताप पर भौतिक अन्य भौतिक परिस्थितियों को बिना बदले हम क्या कहते हैं कि जो उत्पन्न विभवांतर होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे, यदि किसी चालक तार की तापमान में और भौतिक स्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V बराबर आई आर। यह सूत्र याद रखना है, V बराबर आई आर, अय्यर नहीं है, जेठालाल वाले अय्यर नहीं है, V बराबर आई आर। वैसे याद करने के लिए अय्यर याद रख लीजिए, अय्यर, V बराबर अय्यर, V बराबर आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे, और इसमें सभी शब्द जान रहे हैं, V माने विभवांतर है, I माने विद्युत धारा है, और R माने विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, तो याद रखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, या वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। देखिए, तो अब हेडिंग बनाइए ओम का नियम, ओम का नियम। देखिएगा, अब ओम का नियम यहां पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे किसी चालक तार में, किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर, अब हमने कहा था ना विभवांतर को V से ही दर्शाएंगे, तो अब देखिए यहीं से खेला चालू, विभवांतर V उसमें मतलब चालक तार में, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पे एक शब्द और लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यहां पे फिर देखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार लिख देते हैं और छोटा हो जाएगा, इस नियमानुसार, फिर कामा लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, और अंत में यहां लाके इन्वर्टेड कामा क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, इस नियमानुसार किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर I R, या V बटे I बराबर R, जहां R क्या है, एक नियतांक है। नीचे लिख लेंगे, जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये वही पिछला प्रतिरोध है जो आया था वहां पे। तो लंबाई घटाने पर घटेगा, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाने पर बढ़ेगा, और क्षेत्रफल घटाने से बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाने से घटेगा, तापमान बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक है, पदार्थ बदल देने से बदल जाएगा, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फिर अब आएगा ओम के नियम का सत्यापन। पहले यहाँ पे देखिए ओम का नियम क्या है, इस नियमानुसार किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह हमने लिख लिया V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर आई आर। I इसका प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो एक नियतांक लगाए हैं R। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो वह R है यहाँ। अब यहाँ पे एक परिभाषा और बना सकते हैं ओम के नियम की, कि यहाँ पे देखिए, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। नियतांक का मतलब नियत अंक, नियत रहे। ठीक है, हमेशा V और I का मान जो है, अनुपात का मान जो आएगा वह नियत आए, तो हम कहेंगे यह ओम का नियम सत्यापित होता है, ओम का नियम सत्यापित होता है। ठीक है, तो पहले इसको उतार लीजिए। तो अब आइए देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। इसको सत्यापित करेंगे कैसे, कि V और I का अनुपात जो होता है नियतांक ही आएगा। तो आइए सत्यापन को देखते हैं।
ठीक है, सत्यापन की क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम होती है। तो फिलहाल देख लीजिए, आपके कोर्स में है सत्यापन, बहुत कम बार आया है। तो यहां पे ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन, सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब देखिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए क्या करना होगा। तो हमें देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए V व I के बीच, V व I के बीच खींचा गया ग्राफ, अब यह क्या है तो बाद में सीखेंगे। अभी देखिए, खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए, एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। तो अब यह लास्ट में हमें यही लाना है कि सरल रेखा प्राप्त हो जाए, खींचा गया ग्राफ। यानी यहां पे देखिए, अगर यहाँ आई हो, यहाँ वी हो, तो यह सरल रेखा अगर यहाँ पे खींच दी जाए इनके बीच ग्राफ, तो यहाँ पे आपने ग्राफ खींचना कहीं ना कहीं जरूर सीखा होगा। तो अगर यह ग्राफ खींचा जाए और v बटे आई का अनुपात हमेशा r आए, मतलब एक नियत अंक आए, तो हम कहेंगे यह ओम का नियम सत्यापित होता है। लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले वीडियो को, यहाँ पे देखिए। तो गया, खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। तो सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण, तो हेडिंग बनेगी अगली, सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण। कौन कौन से उपकरण चाहिए, देखिए हम पहले चित्र बना देते हैं, फिर आप समझ लेंगे क्या क्या चाहिए। यहां एक प्रतिरोध तार चाहिए जिसमें प्रतिरोध हो। ठीक है, यहां अमीटर लगा देते हैं। अमीटर को आपको पता है श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में। तो यहां वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है, यह प्रतिरोध है। और यहां से फिर लगा देंगे क्या, कुंजी, यह कुंजी लग गई। और फिर लाएंगे यहां से बैटरी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बैटरी। यहां प्लस होगा, एक तरफ क्या होगा, माइनस। फिर यहां से धारा नियंत्रक लगा देंगे। आप धारा नियंत्रक को यहां से भी ले जा सकते हैं। देखिए यह हो गया धारा नियंत्रक। ठीक है, तो यह रहा धारा नियंत्रक। अब यह रहा परिपथ, यह रहा परिपथ, बंद परिपथ भी है, देखने को मिल रहा है आपको। तो आवश्यक उपकरण क्या क्या लगा हुआ है, यही सत्यापित करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले यह देखिए प्रतिरोध है, या प्रतिरोध तार कहेंगे, तो लिखेंगे प्रतिरोध तार, प्रतिरोध तार, कॉमा। अब प्रतिरोध तार के साथ क्या लगा है, अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर। अब फिर क्या है, कुंजी, फिर क्या है, बैटरी। बाबा बैटरी नहीं है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी। इसके बाद क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। यह रहा आपके लिए आवश्यक उपकरण। अब लिखेंगे सत्यापन, सत्यापन। अगली हेडिंग आपकी क्या बन जाएगी, सत्यापन। अब क्या लिखेंगे, जब बैटरी की सहायता से हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देखिए धारा के मान को अमीटर से और विभवांतर के मान को वोल्ट मीटर से नाप लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस नियम के सत्यापन के लिए उपरोक्त उपकरणों को चित्रानुसार संयोजित करते हैं, चित्रानुसार। आज तक की एंकर चित्रा नहीं है, चित्रानुसार है। ठीक है, चित्रानुसार। तो देखिएगा, इस नियम के सत्यापन के लिए उपर्युक्त उपकरणों को चित्रानुसार संयोजित करते हैं।
संयोजित करते हैं। यहां देख लीजिए, यह जो बड़ा पक्ष होता है, जो बड़ा वाला बनाते हैं वो धन बनाते हैं, और जो छोटा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। तो यह याद रहे, ठीक है। इस नियम के सत्यापन के लिए उपयुक्त उपकरणों को चित्रानुसार संयोजित करते हैं। इसके बाद बैटरी से परिपथ में, यह क्या बन गया है, बंद परिपथ बन गया ना, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। फिर देखिए, इस नियम के सत्यापन के लिए उपयुक्त उपकरणों को चित्रानुसार संयोजित करते हैं। इसके बाद बैटरी से परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। फिर धारा को अमीटर से और धारा के मान को लिख लीजिए, धारा के मान को अमीटर से व विभवांतर के मान को वोल्ट मीटर से नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे, कर लेते हैं। जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बढ़ाया जाता है, तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले अगर धारा का मान 1 था और विभवांतर का मान 2 था, तो अनुपात कितना है, 1:2। फिर धारा का मान हमने बढ़ा दिया 2 और फिर यह बढ़ जाएगा विभवांतर 4, यानी अनुपात सेम बचा 1:2। फिर हमने बढ़ा दिया धारा का मान 3 और यहाँ कर दिया 9 आ जाएगा, अपने आप ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यह 3 त्रिका 9, यहाँ पे नहीं, सॉरी 3 त्रिका 9 नहीं, 6 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, फिर आ गया 1:2। यह देखिए, अनुपात हमेशा धारा और विभवांतर और धारा का, यानी धारा और विभवांतर का अनुपात हमेशा क्या है, नियत है, ठीक है। तो धारा और विभवांतर का मान हमेशा नियत है, यानी कि आप अगर ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए ग्राफ जो बनेगा ना, तो यहाँ 1 और 2 वाला बनेगा, फिर 2 और 4 वाला बनेगा, और फिर 4, 6 और 3 वाला बनेगा। इस प्रकार जब हम देखेंगे खींचेंगे ग्राफ तो सीधी रेखा प्राप्त होगी, अनुपात क्योंकि सेम। अब बताइए 1 और 2 का अनुपात 1:2, 2 और 4 का अनुपात, यहाँ पे हम पहले 2 लिख रहे हैं फिर 4, तो 2:4 करेंगे तो 1:2 क्या आ जाएगा, 2। फिर 3:6, यानी 3/6 करेंगे तो 1:2, यानी यहाँ पे सभी जगह अनुपात क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे अतः ओम का नियम सत्यापित होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे। अब यह लाइन हमें लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आप उतारिए, फिर अगली लाइन, एक लाइन और बची है ओम के नियम के सत्यापन में, वही ग्राफ वाला दिखाना है, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें V और I के बीच जो खींचा गया ग्राफ वह कैसा प्राप्त होना, सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए, यानी इसके अनुपात हमेशा नियत रहने चाहिए, जो कि आप देखें 1:2 हम 2 मान रहे हैं, हर जगह 2 ही लाना है, तो आपका ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए सत्यापन के लिए, सत्यापन के आवश्यक उपकरण सत्यापन के लिए लिख सकते हैं। सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या है, प्रतिरोध तार, अमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी और क्या, बैटरी और धारा नियंत्रक। इस नियम के सत्यापन के लिए उपयुक्त उपकरणों को चित्रानुसार सजाते हैं या संयोजित करते हैं। इसके बाद बैटरी से परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, फिर धारा के मान को अमीटर से और विभवांतर के मान को वोल्टमीटर से नोट कर लेते हैं। 2 कर लेते हो गया, नोट कर लेते हैं। जब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान बढ़ाया जाता है तो विभवांतर का मान भी
बढ़ जाता है। इस प्रकार यहां पे लिख दीजिए। अच्छा, इस प्रकार हमें v व i के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अतः ओम का नियम सत्यापित होता है। अतः ओम का नियम सत्यापित होता है। अब एक ग्राफ बनाना है आपको, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए पहले तो अब आइए देखते हैं ग्राफ जो बनाना हमें। एक लाइन अगर जोड़ना चाहे तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यह कैसे ग्राफ सरल रेखा प्राप्त हुआ, क्योंकि v और i का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इस प्रकार, यहाँ पे बढ़ जाता है के बाद लिख सकते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि v व i का अनुपात सदैव नियत रहता है। इस प्रकार हमें v व i के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अतः ओम का नियम सत्यापित होता है। तो इसके नीचे यही ग्राफ बनाना है, तो आप लोग बना लीजिए। मैं यहाँ पे बना देता हूं, देखिएगा। यहां पे यह हो गया x अक्ष, यह हो गया y अक्ष, ठीक है। और यहां पे आप बना दीजिए v यानी विभवांतर, और यहां पे धारा I। और जब ग्राफ खींचते हैं नियत रहता है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, लेकिन ग्राफ खींच लीजिएगा ऐसे, केवल सीधी रेखा खींच लीजिए आप लोग, ज्यादा यहाँ पे तामझाम मत लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, v बटे i बराबर नियत। v बटे i बराबर क्या, नियत। क्योंकि अभी कहा हमने 1:2 1:2 1:2, यानी नियत था, अनुपात हमेशा नियत था, तो आप नियतांक बोल सकते हैं। और वह प्रतिरोध आता है, क्या आता है, प्रतिरोध आता है। तो यह आपका ओम का नियम का सत्यापन भी हो गया। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने आज जो बात किया है, हमने विद्युत परिपथ की बात की, विद्युत परिपथ की बात की, ठीक है। बंद परिपथ, धारा का बंद परिपथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। इसके बाद हमने प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध की बात की। तो किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। R से दर्शाते हैं, मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसके बाद हमने विशिष्ट प्रतिरोध की बात की। विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसके लिए एक फार्मूला से लाया गया था। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला के लिए यहाँ पे देखे थे कैसे, R बराबर रोयल बाई ए आया था, तो रो आता है यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध। इसे किसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, यह देखा हमने। फिर हमने देखा ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम क्या होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देन V बराबर I R। फिर हमने ओम के नियम का सत्यापन किया कि जो V और I के बीच खींचा गया ग्राफ होता है वह हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार ओम के नियम को सत्यापित किया। तो हम इस वीडियो में इतना सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब बचता है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इस वीडियो में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम वह सब कुछ पढ़ेंगे, दोनों वही संयोजन, ठीक है, कुछ सवालों को लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।